इस लेक्चर में हम HTML के कुछ टैग्स को, कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे जो कि टेक्स्ट को ब्राउज़र में रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। HTML में कई टैग्स की पहले से कई इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो कि टैग्स को किसी ख़ास स्टाइल, किसी ख़ास फॉन्ट या फिर कलर वगैरह में दिखाती हैं। उससे दरअसल होता ये है कि बाकी के जो टेक्स्ट फ्लो में चल रहा होता है उससे डिफरेंशिएशन हो जाती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें अपने वेब पेज में कोई एक्स्ट्रा से फॉन्ट या फिर एक्स्ट्रा से CSS वगैरह नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि अगर हमें वो डालनी पड़े तो उसके लिए हमें अलग से कोडिंग भी करनी पड़ेगी और फिर फ़ॉन्ट्स को पेज में इंक्लूड करने से जो है पेज का लोड टाइम भी बढ़ जाता है। तो कई तरह की जो सहूलियत है हमें इन कोड्स के ज़रिए से हासिल होती हैं। तो मैं यहाँ पर W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ HTML रेफरेंसेस को, जिससे हमारे पास HTML के एलिमेंट्स यानी कि HTML के जो टैग्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, जिनमें से हम कुछ टैग्स को इस लेक्चर में और बाकियों को आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना जो है साथ ही पेज भी ओपन कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ जो है कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। मैं इन दोनों को साइड बाय साइड ले जाता हूँ। तो सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है हेडिंग्स मौजूद हैं। तो हेडिंग्स को HTML की ज़बान में इनको जो W3C की तरफ से स्पेसिफिकेशन जारी की गई हैं उसमें हेडिंग्स को दरअसल हेडर कहा जाता है और ये बेसिकली पेज की हेडिंग्स होती हैं। तो ये जो हेडिंग है H1 यानी कि ये सबसे टॉप लेवल की सबसे बड़ी हेडिंग है जो अगर मैं अपने इस वेब पेज पर आकर Ctrl+0 प्रेस करूं तो ये 100% जूम पे चला जाएगा, यानी कि ओरिजिनल जो इसका जूम था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसका साइज़ ये है। तो और इस हेडिंग को यानी कि H1 के टैग को बेसिकली गूगल और SEO के जो बाकी के टूल्स हैं वो भी पिक करते हैं आपके पेज को रीड करने के लिए कि बेसिकली आपके पेज में है क्या, ताकि आपके जो वेब पेज है उसकी रेटिंग वगैरह को बढ़ाया या घटाया जा सके। तो इन्हीं को यूज़ करके बेसिकली ये काम होता है। तो हमारे पास लेकिन अब इनमें H1 में हमारे पास हेडिंग्स मौजूद हैं H1 से लेकर H6 तक, जिनको आप जो है अपने अपने मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेआउट्स बनाने के लिए। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोडिंग जो है वो स्टैग जो है नेस्टेड हेडिंग्स हैं, यानी कि एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग है, यानी किसी वजह से आप बता सकते हैं कि आप कुछ बड़ा जो है आर्टिकल लिख रहे हों जिसमें नेस्टेड हेडिंग्स आ जाएँ, तो उसमें आप जो है इन 6 हेडिंग्स में से उन हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। तो अब हम उन हेडिंग्स को यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरह की दिखती हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 की 6 हेडिंग्स के जो लेवल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है और ये 100% ये जूम जो है यानी कि ओरिजिनल जूम का जो है जो हमारे पेज का, उसमें हमारे पास ये कंटेंट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इन सारी हेडिंग्स में मैंने कोई भी स्टाइल वगैरह यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल भी CSS यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास शो हो रही हैं। मैं कंट्रोल माउस स्क्रॉल व्हील अप करके इसको जूम इन करता हूँ ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इनकी साइज़ के अलावा हमारे पास ये सारी की सारी हेडिंग जो है ये दरअसल बोल्ड में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो टेक्स्ट है वो बाकियों की निस्बत है, ताकि ये चीज़ इस बात पर एम्फोसिस हो सके कि ये एक हेडिंग है। इसके अलावा फिर हमारे पास पैराग्राफ का टैग आता है जिसे ऑलरेडी हम देख सकते हैं, जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हेडिंग के टैग्स की तरह है जो कंटेंट को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करता है। हो सकता है अब इस पैराग्राफ को लिखते हुए आप किसी वजह से यहाँ पर जो है लाइन ब्रेक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपली यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा कर कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपने पेज को, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक स्पेस रेंडर होता है, एक ही स्पेस, जबकि यहाँ पर कई स्पेसेस हैं और बाकी के जो है यानी कि लाइन ब्रेक भी रेंडर नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम HTML का कोड यूज़ करते हैं BR का, यानी कि बगैर हम पैराग्राफ लगाए अगर हम लाइन ब्रेक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए BR का टैग यूज़ करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर / लगा दिया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि BR का टैग जो लाइन ब्रेक का टैग है ये दरअसल एम्प्टी टैग है, स्टैंड अलोन टैग है, तो इसलिए इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। ऑब्वियसली इसी वजह अब ये लाइन ब्रेक है तो इसमें कोई कंटेंट तो पास होगा नहीं। तो अब BR का टैग लगा के मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली रेंडर हो गया है, यानी कि लाइन ब्रेक इसमें आ गया है। अब हम आ जाते हैं अपने के बाकी के कंटेंट पर।
यानी कि एम्फेसिस जो है बेसिकली ये कोड को इटैलिक्स में शो करवाता है, यानी कि जो कंटेंट आपने थोड़ा सा यानी कि टिल्ट करके शो करवाना हो तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। EM का टैग है यहाँ पर। उसके अलावा इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है जो कि अब सपोर्टेड है। EM का टैग जो है इतना यूज़ नहीं होता जितना कि I का यानी कि इटैलिक्स का यूज़ होता है, तो इन दोनों में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए इसी की तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग मौजूद है और इसका भी एक शॉर्ट वर्जन मौजूद है यानी कि B यानी कि बोल्ड का टैग बेसिकली, तो ये कंटेंट को बोल्ड करके दिखाता है। इन दोनों में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है, ये एक ही टैग के दो अलग अलग जो है हिस्से हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है डेफिनेशन का टैग यानी कि किसी टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए। ये बेसिकली कोड को इटैलिक करके दिखाता है, लेकिन यहाँ पर अब इटैलिक्स के टैग में, एम्फेसिस के टैग में, डेफिनेशन में फ़र्क ये है बेसिकली कि इन टैग्स को जो ब्राउज़र होता है वो अलग अलग तरीके से रीड करता है। ये हर ब्राउज़र में अलग अलग तरह से शो होते हैं। उसके अलावा जो वेबसाइट के रीडर्स होते हैं जो आपके वेबसाइट की रैंकिंग वगैरह बनाते हैं, घटाते हैं, यानी या फिर किसी वजह से आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं ताकि उसके कंटेंट को वहीं पर दिखाया जा सके, तो इन्हीं कोड्स के फ़र्क पर आपके जो कंटेंट है उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। हो सकता है कोई वेबसाइट डेफिनेशन के टैग को रेफ़र कर यानी कि ज़्यादा अहमियत देती हो मगर इटैलिक्स के टैग को इतनी अहमियत ना देती हो, तो इसलिए बेहतर है कि इन टैग्स को उन जगहों पर यूज़ किया जाए जहाँ पर इनको यूज़ करना बनता है। यानी किसी डेफिनेशन को लिखते हुए फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ की डेफिनेशन अगर लिख रहे हैं तो उसमें DFN का टैग जो है उसको लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप इटैलिक का टैग लगाएं, क्योंकि आप लगा तो सकते हैं लेकिन बेहतर है कि प्रॉपर काम के लिए आप वही टैग यूज़ करें जो इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर हमारे पास कोड है, टैग या फिर एलिमेंट हमारे पास मौजूद है कोड का, जो कि बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग के कोड को आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि ये एक तरह से डिफ्रेंशिएशन हो जाती है एक आम टेक्स्ट में और फिर कोड के टेक्स्ट में। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और इससे कोड के टेक्स्ट से पहले पेश करता हूँ और कोड के टेक्स्ट के बाद पेश कर देता हूँ। अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। यहाँ पर उसी की तरह हमारे पास सैम्पल का कोड है, यानी कि हो सकता है किसी वजह से आप किसी टेक्स्ट का सैम्पल देना चाह रहे हो तो उसके लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। KBD का जो टैग है वो बेसिकली कीबोर्ड इनपुट को जो है बताने के लिए होता है। यानी कि मैं इसको यहाँ पर दिस इज़ अ पैराग्राफ लिख के इस पेज को सेव करके रिफ्रेश कर दूँ, आप देख सकते हैं कि आम टेक्स्ट में और इसमें कितना फ़र्क है। तो ये कीबोर्ड की इनपुट को दिखाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने वेब पेज में शॉर्टकट्स बताने हो, यानी कि कंट्रोल+ से ये होता है, कंट्रोल- से ये होता है, तो आप इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएबल का टैग। तो ये टैग भी टैलिक करके दिखाता है। अगेन जो हमारे पास यूज़ होगा उसी यूज़ में बेहतर है कि हम इन टैग्स को इस्तेमाल ना करें, यानी कि जहाँ पर टैलिक्स यूज़ करना चाहिए वहाँ पर DFN या वेरिएबल का टैग यूज़ ना करें, और जहाँ पर डेफिनेशन का टैग जो है यूज़ करना बनता है वहाँ पर टैलिक्स या वेरिएबल यूज़ ना करें। तो इनके इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक कोड आता है प्री, जिसे हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, और वो है प्री डिफाइंड टेक्स्ट का कोड। यानी कि प्री लिख के हम सिंपली इसमें कुछ कोड को लिख देते हैं, दिस इज़ सम टेक्स्ट, और फिर हम एक से ज़्यादा स्पेसेस लगा देते हैं और फिर हम इसी टेक्स्ट को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर जाते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लाइन में आकर दोबारा लिखते हैं, फिर 2-3 लाइन ब्रेक्स लगाकर इसको दोबारा लिखते हैं, और फिर अगली लाइन में आकर इस कोड को हम जो है यहाँ पर बंद कर देते हैं, और फिर अपने इस वेब पेज को आकर रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कोड यहाँ पर किस तरह से शो हो रहा है। यानी कि ओरिजिनल लाइन ब्रेक्स भी यहाँ पर 2 लाइन ब्रेक्स मौजूद हैं, ओरिजिनल स्पेसिंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये कोड जो है यहाँ पर शो होता है। तो उसके अलावा फिर हमारे पास कोड मौजूद है मार्क का, और जो दरअसल करता ये है कि ये किसी कोड को हाईलाइट करता है, लेकिन उसे हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए HTML में कई टैग्स, एलिमेंट्स और सेटिंग्स और CSS वगैरह मौजूद हैं, और इन सब को हम साथ मिला के अपने कंटेंट को, अपने वेब पेज को जनरेट करते हैं। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा ताकि आप इस पर भी मुझसे कनेक्टेड रह सकें। उसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में बताता चलूँ। beachdirect.com एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जो कि एक इंडिविजुअल के कैरियर ग्रोथ को सामने रखते हुए बनाई गई है। ये हमें रेज़्यूमे, पीडीएफ डाउनलोड के अलावा मार्केटिंग के कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने रेज़्यूमे पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को ला सकते हैं ताकि हमारे जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ सकें। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसे भी लाजमी चेक कीजिएगा।